देखो स्टूडेंट्स, हमें आज केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक टॉपिक है, अब इसको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो हमारा मोटो है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले देखो केमिकल का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से। केमिकल मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, या फिर आप इसको स्पीड कह सकते हो, ठीक है। केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर स्पीड। तो अब केमिकल रिएक्शन का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसको तो आप समझते हो गति या फिर वेग, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन और स्पीड, मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, और वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और हमें वेग के कम या ज़्यादा होने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ों का अध्ययन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो भाई, जो केमिकल काइनेटिक्स है उसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है। मतलब कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जैसे मान लो ये कहा जाता है कि जिस देश में NaOH, H2SO4 और अमोनिया, इन तीनों का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो देश डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, विकसित देशों के शामिल होते हैं। तो हमें क्या करना है कि उद्योगों के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अमोनिया बनाना है। और आपने क्लास 12th में ये पढ़ रखा होगा कि N2 + 3H2, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, और ट्वाइस ऑफ NH3, ये हेबर विधि है, और हेबर विधि से अमोनिया फॉर्म करते हैं हम, ठीक है। तो हमें हेबर विधि से अमोनिया फॉर्म करना है, तो ये तो इंडस्ट्रियल विधि है। अब हमें अमोनिया जल्दी से जल्दी रिक्वायरमेंट है, तो हम इस रिएक्शन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या तो इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। हमें तो कुल मिला के करना यह है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है NH3, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम इनमें किसी की भी सांद्रता में चेंज कर सकते हैं। वो आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसकी कंसंट्रेशन में चेंज करने से इक्विलिब्रियम किधर किसकेगा, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल काइनेटिक्स है, इसको पढ़ने का मेन मोटो क्या है, हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ते हैं। हमें इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, कंसंट्रेशन में करेंगे, टेम्परेचर में करेंगे, या फिर प्रेशर में करेंगे, या रिएक्शन कंडीशन में कुछ में भी चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या होगा कि प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट जल्दी से नहीं प्राप्त करना नहीं होता, हमें थोड़ा उसको स्लो मोशन में प्राप्त करना होता है। तो क्या करते हैं, इसकी रेट को स्लो कर देते हैं। अब रेट को, वेग को स्लो करने के लिए हम इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी जा सकते हैं, टेम्परेचर के ऊपर भी जा सकते हैं, या फिर रिएक्शन की जो कंडीशन है उनके ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम क्यों पढ़ते हैं, आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि क्यों पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब आगे देखो, वेग के आधार पे रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार पढ़ने हैं अपने को। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज़ करूंगा, तो आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रिया को प्रकार पढ़ने हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसको वेग के आधार पर। आपने पहले पढ़ रखा होगा कि वेग के आधार पर रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तीव्र अभिक्रियाएं। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन,
बहुत मंद अभिक्रियाएं। और तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, देखो वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहली क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरी वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरी मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं जो पलक झपकने से भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है। क्या मतलब, जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है। या पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। सेकंड के भी कुछ ही हिस्से में ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इतनी तेजी से होती है कि हम इसको देख नहीं पाते, इनको मेजर नहीं कर पाते कि ये अभिक्रिया किस वेग से हो रही है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि इन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल जो हैं वो हैं एसिड बेस रिएक्शन। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा अम्ल क्षार अभिक्रियाएं इतनी फास्ट होती है कि आप इनके वेग को ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं। और दूसरा आपने पढ़ रखा होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिनको आप कहते हो अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अब देखो भाई, इसका एग्जांपल देख लो आप। एक एसिड बेस रिएक्शन का मतलब है कि आपने एक एसिड ले रखा है HCl और एक बेस ले रखा है NaOH। जब दोनों को मिलाया तो एक तो बन गया लवण और एक बन गया जल। हम ऐसा ध्यान रखना कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया जब भी होगी तो लवण और जल बनेगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एसिड बेस रिएक्शन का। दूसरा आपने पढ़ रखा होगा कि आपने AgNO3 की रिएक्शन किससे करवाई है, मान लो आपने HCl से करवाई है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा और HNO3 बन जाएगा। जो AgCl होता है उसका श्वेत अवक्षेप मिलता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती है। कहने का मतलब है कि ये अभिक्रियाएं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। जब अपनी पलक झपकती नहीं है उससे भी कम समय में ये कंप्लीट हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इनके बारे में एक दो बातें और लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई, जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है इनका काइनेटिक स्टडी, जिसको आप कहते हो बलगतिकी अध्ययन, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अध्ययन संभव नहीं है। जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है इनकी काइनेटिक स्टडी, मतलब हम इनको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते ही नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि इतनी फास्ट होती है रिएक्शन, इतनी फास्ट होती है कि इनको ज्ञात करने के लिए अभी कोई उपकरण बना ही नहीं है। लेकिन जब आप फ्यूचर में MSc में पढ़ोगे तो आपको एक टेक्निक पड़ेगी कि आजकल इन रिएक्शन की स्टडी पॉसिबल हो गई है। एक नई टेक्निक आई है, फास्ट फ्लो टेक्निक। तो इस टेक्निक के द्वारा इन फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन की स्टडी पॉसिबल हो गई है। जनरली आप BSc के लेवल के हिसाब से याद रखोगे कि काइनेटिक, जो ये वेरी फास्ट जो रिएक्शन है इनकी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब हम इनको रासायनिक बलगतिकी के अंदर पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरी में हो वेरी स्लो रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चला है, आपको अच्छे से पता है कि ये अभिक्रियाएं जो बहुत ही धीरे होती है, बहुत ही मंद गति से होती है। इनको पूरा होने में
जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है ये बहुत ही मंद गति से पूरी होती है और इनको पूरा होने में कई महीने या फिर कई साल भी लग जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है ना, लोहे पर जंग लगना। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। विदाउट कैटलिस्ट। मतलब बिना उत्प्रेरक के पानी का बनना, इन रिएक्शन का क्या होती है एग्जाम्पल। अब आपने क्या किया, इधर तो हाइड्रोजन गैस ले ली और इधर ऑक्सीजन गैस ले ली और आप इंतज़ार कर रहे हो कि पानी बनेगा पानी बनेगा, लेकिन बिना किसी कैटलिस्ट के पानी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। या फिर तीसरा इसका एग्जांपल आपने एक और देखा होगा कि ओजोन का विघटन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डिकम्पोजिशन ऑफ, यहाँ पे लिख दो ओजोनीय अपघटन। आपने देखा होगा जो अपनी ओजोन परत है उसमें छेद हो रखा है, अब वो धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वो छेद क्या होता है, बड़ा होता जा रहा है। किसकी वजह से? आप जो फ्रिज चलाते हो ऐसे चलाते हो तो उनमें से CFC गैस निकलती है, उसकी वजह से ये जो ओजोन का अपघटन हो रहा है वो हो रहा है। तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। अब मुझे बताओ कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन की थी इनकी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल क्यों नहीं थी? क्योंकि इतनी तेज़ी से होती है कि इनको मेजर करने के लिए कोई उपकरण ही नहीं था वैज्ञानिकों के पास। अब ये देखो वेरी स्लो रिएक्शन कई महीनों से कई साल लग जाते हैं। लोहे पे जंग लगना बहुत ही एक मंद प्रक्रिया है जिसमें लोहे पे जंग लगने में कम से कम साल भर लग जाती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक कितने समय तक बैठे थोड़ी रहेंगे, लोहे पे जंग लगेगी उसको देखने के लिए वैज्ञानिक कितने समय तक बैठे थोड़ी रहेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है इनकी भी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हम इनको भी नहीं पढ़ेंगे। मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, फिर आप समझ जाना। ठीक है, इनका भी बल गति के अध्ययन संभव नहीं है। वेरी फास्ट रिएक्शन को भी हम नहीं पढ़ते केमिकल काइनेटिक्स में और वेरी स्लो रिएक्शन को भी हम नहीं पढ़ते केमिकल काइनेटिक्स में। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत धीरे होती है, कई महीनों से कई साल में होती है, और ये बहुत ही फास्ट होती है, अपनी पलक झपकती है, उससे भी कम समय में कंप्लीट हो जाती है। तो आप इनके एग्जाम्पल याद रखोगे। तीसरा है मॉडरेट रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो ना तो बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो, बीच वाले वेग से होती है, उनको क्या कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होती है ऑल मोलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब समझो इसका, सभी अणुसंख्य अभिक्रियाएं। कहने का मतलब कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर अणु भाग लेते हैं, जैसे N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, ये आपको दे रहा है ट्वाइस ऑफ NH3। तो देखो इसमें नाइट्रोजन का एक अणु भाग ले रहा है, हाइड्रोजन के 3 अणु भाग ले रहे हैं और अमोनिया के 2 अणु बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अभिक्रियाएं जो एक ज्ञात समय में होती है, ना तो बहुत तेज़ी से हो ना बहुत धीरे हो, या ऐसी अभिक्रियाएं जो एक ज्ञात समय में होती है, वो क्या कहलाती है मॉडरेट अभिक्रियाएं कह सकते हो आप। अब आप यहाँ लगाना चाहो तो लगा देना, ये गैसियस रिएक्शन है, ये गैसियस है, और प्रोडक्ट भी कैसा होता है गैसियस। मैं केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। वैसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है, लेकिन मैंने आपको मैंने क्या कहा था कि हमें प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट की तरफ ये साइन लगाया है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ऐसे ही दिखाया है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो तो वो सिंगल एरो से ही मिल सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वे सभी अभिक्रियाएं जो एक ज्ञात समय में पूरी होती है। क्या कहलाती है मध्यम वेग वाली अभिक्रियाएं। तो हमें क्या करना है, इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में केवल इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, ना तो वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ना है
ना वेरी स्लो रिएक्शन को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ना है, मध्यम वेग वाले अभिक्रियाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ले लो। केमिकल काइनेटिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा, लिख देता हूँ मैं, जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग देखने एक बार आप किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। ले लो। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको। अब आप जब गौर करोगे थोड़ा सा, तो इस चैप्टर में एक वर्ड बार बार आ रहा है, ये वेग, वेग शब्द बार बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, वेग, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। तो वेग क्या होता है, एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर हिंदी में लिख देता हूँ। देखो भाई, वेग या फिर रेट क्या होता है, चेंज इन एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। अब इसका मतलब क्या है, वेग क्या होता है, किसी दिए गए समय में या फिर निश्चित समय में कोई जो रिएक्शन है उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, अब उसके में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। चेंज इन एनी क्वांटिटी, इसको अच्छे से समझना। इसका मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी, अब ये जो क्वांटिटी है ये सांद्रता भी हो सकती है, जिसको आप कंसंट्रेशन कहते हो, और दूसरा ये दाब भी हो सकता है, जिसको आप प्रेशर कहती हो। ठीक है, देखो भाई, मैं एक बार इसको हिंदी में लिख देता हूँ। समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता या फिर आप कह सकते हो दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। अच्छे से याद रखना, समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता या दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। वही बात कही है मैंने। अगर ध्यान रखना, अगर अभिक्रिया आपकी जलीय माध्यम में ली गई है, ध्यान रखना,
जो आप रिएक्शन लिखते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन लिखी थी N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, तो यहाँ पे गैसियस लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर लिक्विड लिखा हुआ होता, इसका मतलब, या फिर एक्वस लिखा होता, जलीय माध्यम, ठीक है, तो वहाँ पे आप कौन से टर्म यूज़ करोगे, सांद्रता। और अगर गैस लिखा हुआ है तो आप क्या यूज़ करोगे, दाब, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई आपके पास अभिक्रिया दी हुई है, जैसे A प्लस बी, और ये आपको दे रहा है कोई P प्रोडक्ट दे रहा है, जो A है वो भी लिक्विड है और जो B है वो भी क्या है, लिक्विड है। मान लो आपका प्रोडक्ट भी क्या है, लिक्विड है, द्रव है, ठीक है। तो अब द्रव की जो आपके पास A और B द्रव हैं, इनकी कौन सी क्वांटिटी में चेंज आएगा, सांद्रता में, ठीक है। तो जो द्रव हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सांद्रता का, और जो गैसीय अभिक्रियाएं हैं उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दाब का, ठीक है। तो आप परिभाषा को मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। या फिर गैसीय अभिक्रियाओं के लिए आप क्या लिख सकते हो, इसे परिभाषा को कि समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया के दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, ठीक है। तो अगर बात होती है किसकी, जलीय माध्यम वाली अभिक्रियाओं की, तो आप क्या लिखोगे, सांद्रता में परिवर्तन की दर। और अगर बात होती है गैस वाली अभिक्रियाओं की, तो आप क्या लिखोगे, सांद्रता की जगह दाब में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, चेंज इन एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाई गिवन टाइम। देखो भाई दूसरा देखो, याद रखना आप। अब इसको देखो, मैं फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करता हूँ। जो चेंज होता है, चेंज परिवर्तन, उसको हम या तो रिप्रेजेंट करते हैं डी से, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। ये दोनों किसको बताते हैं, परिवर्तन को बताते हैं, ठीक है। किसको बताते हैं, परिवर्तन को बताते हैं। जो डी है ये स्मॉल चेंज को बताता है, छोटे परिवर्तन को बताता है। और जो डेल है ये किसको किसको बताता है, लार्ज चेंज को बताते हैं। जहाँ पे आपके पास बड़ा परिवर्तन होगा वहाँ पे आप डेल्टा यूज़ करोगे, और जहाँ पे छोटा परिवर्तन होगा वहाँ पे आप डी यूज़ करोगे। एक और आता है डेल, वो बहुत ही छोटे परिवर्तन के लिए आता है, अपने को इतना ध्यान नहीं देना। बस मेरा कहने का मतलब यह था कि डी और डेल ये दोनों किसको बताते हैं, परिवर्तन को बताते हैं। तो वेग को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेग को प्रदर्शित कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन। चलो मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, वेग बराबर प्लस माइनस, एक बार देखना, अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखो इसका मतलब समझो आप, कुछ नहीं है, तो परिभाषा लिखी थी उसी को फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। अब ये प्लस माइनस क्या है, इसका मतलब मैं भी आपको समझाऊंगा। अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन और बटे परिवर्तन में लगा समय, ये क्या है, वेग है, ठीक है। अब देखो प्लस तो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस हमें पता है कि जैसे जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों की सांद्रता तो कम होती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो जो माइनस है ये तो किसको बता रहा है, अभिकारकों की सांद्रता जो कम होगी, और जो प्लस है वो किसको बता रहा है, उत्पादों की सांद्रता जो समय के साथ बढ़ती है। तो उसी को किए प्लस और माइनस किसको बता रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि पूरी अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों के संदर्भ में पूछ रहा है या फिर उत्पाद के संदर्भ में वो आपको वेग पूछ रहा है। अगर अभिकारकों के संदर्भ में वेग पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर माइनस अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। और आपको अगर कहे कि उत्पाद के लिए वेग लिखो भाई, तो हम क्या लिखेंगे, वेग बराबर, अब क्या यूज करेंगे, प्लस, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है इसलिए प्लस यूज करेंगे, ठीक है। तो उत्पाद के लिए क्या लिखोगे, वेग बराबर प्लस उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो मैंने दोनों को मिलाकर प्लस और माइनस लिख दिया। आप परिस्थिति के अनुसार प्लस और माइनस यूज कर सकते हो।
मैं आपको बिल्कुल एक अच्छे से समझाऊंगा कि प्लस क्यों यूज़ करते हैं, माइनस क्यों यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब इसको देखो, हम मैथमेटिकल इसको प्रूफ करते हैं। वेग, जिसको हम क्या लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू, मैं देखो ये क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन, और अभी मैंने परिवर्तन को क्या लिखा था, या तो डी या फिर डेल्टा। मैं यहाँ पे यूज करूँगा डी, ठीक है। अब देखो किस में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन, या तो अभिकारकों की या फिर उत्पादों की। तो मैंने लिख दिया एक्स। एक्स क्या है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक या उत्पाद किसी की भी सांद्रता में ये परिवर्तन हो सकता है। बटे फिर से देखो परिवर्तन आ गया, क्या लिखोगे, डी। किसके लिए, किसके में परिवर्तन, समय में, तो ये क्या हो गया, टी, ठीक है। डी एक्स तो किसको बता रहा है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को बताता है, ठीक है। और ये आपको अच्छे से पता है ही, ये क्या है, समय में परिवर्तन बताता है। तो अब ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में मैं जहाँ भी वेग नाम आएगा वहाँ क्या यूज करूँगा, dx/dt। देख लेंगे जब अभिकारकों के लिए लिखेंगे तो हमें आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और जब उत्पादों के लिए लिखेंगे तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बराबर प्लस माइनस dx/dt। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिटाऊँ इसको, ओके मिटा देता हूँ। तो फिलहाल ये रेट था। अब हम इसके आगे कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। देखो भाई, मैं जनरली एक बार आपको देख लेता हूँ। आप क्लास 12 में पढ़ के आए होगे, तो आपने एक रिएक्शन लिखी है 2A + 3B, और ये आपको दे रहा है 4C। तो बोलेगा इस अभिक्रिया का वेग लिखो। अब हम क्या करते थे सर, हम ये करते थे -1/2 dA/dt बराबर -1/3 dB/dt बराबर +1/4 dC/dt। ये आज तक हम करके आए हैं। और आपने ये सीखा होगा कि ये जो गुणांक लगे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक, अंग्रेजी में इनको कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये क्या होते हैं, तो 11वीं क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं परिभाषा बता देता हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद अभिकारकों या उत्पादों के पहले जो गुणांक लगे होते हैं, फिर से सुनो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद अभिकारकों या उत्पादों के पहले जो गुणांक लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। आप इनको मोल कंसिडर मत कर लेना, इनको मोल मत मान लेना कि इसके 2 मोल हैं, इसके 3 मोल और इसके 4 मोल बने, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अणुओं की संख्या है। तो ये रस समीकरण मितीय गुणांक, और मैंने बता दिया क्या होते हैं। तो आपने ये कहा पढ़ा होगा कि जो अभिकारकों के रस समीकरण मितीय गुणांक या फिर उत्पादों के जो रस समीकरण मितीय गुणांक होते हैं, हम उनको 1 के बटा में लिख देते हैं, और अगर अभिकारक होते हैं तो माइनस लगा देते हैं, उत्पाद होता है तो प्लस लगा देते हैं। और यह पढ़ रखा होगा कि माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ घटती जाती है, और उत्पादों की जो सांद्रता होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है। इसलिए हम अभिकारकों के लिए माइनस लगाते हैं और उत्पादों के लिए प्लस लगाते हैं। आज हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि हम माइनस क्यों लगाते हैं, ये बटा में ही क्यों आया, ये जो गुणांक है ये बटा में ही क्यों आया, इस सब को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, समझना अच्छे से, मैं जो समझा रहा हूँ आप अच्छे से समझ लेना, फिर जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे इसमें तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी,
ठीक है। देखो भाई, मैं सामान्य रूप से एक रिएक्शन लिख रहा हूँ ए और ये बी। फिलहाल इस अभिक्रिया का भी रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है और इस अभिक्रिया का भी रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, 1 है। मैं एक बार आपको सबसे सिंपल वाला एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, फिर हम धीरे धीरे जटिल वाला एग्जांपल भी करना सीखेंगे, ठीक है। एक मैं करूँगा और फिर और आप करोगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम है आपका कि देखो समय t बराबर 0 सेकेंड पर, ठीक है। थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं इसको। जब समय क्या है, t बराबर 0 सेकेंड है, उस समय जो आपके पास अभिकारक A था, इसकी सांद्रता मैंने मान ली A0, जीरो को जिसको आप कहते हो नोट कहते हो, ठीक है। तो ये प्रारंभिक सांद्रता होगी इस A की, हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने क्या मान ली, A0 मान ली। अब देखो जब समय 0 है, इसका मतलब अभिक्रिया तो हो ही नहीं रही है। जब अभिक्रिया ही नहीं होगी तो उत्पाद तो अपने पास बनेगा ही नहीं, तो इस उत्पाद की सांद्रता कितनी मानेंगे हम, 0 मानेंगे। अब कुछ समय हुआ तो अभिक्रिया ऑब्वियस सी बात है होगी। तो मैंने लिखा जब आपके पास समय t बराबर t सेकेंड हो, ठीक है, t सेकेंड पर। अब हमें नहीं पता ये t सेकेंड कितना भी हो सकता है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दिया हुआ आएगा आपको। तो इस समय अब कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है, और अगर अभिक्रिया हुई है तो इस अभिकारक का कुछ ना कुछ भाग टूट के कहाँ गया होगा, उत्पाद में गया होगा। अब कितना भाग टूट के गया हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस समय t समय पे जो सांद्रता है उसको मैं क्या मान रहा हूँ, 80 मान रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, ठीक है। t समय पे सांद्रता क्या है, 80। तो इसको क्या कहोगे आप, bt। भाई उत्पाद की सांद्रता B0 तो क्या थी, 0 थी, लेकिन bt कुछ ना कुछ उत्पाद बना है। तो मैंने क्या माना कि जो A था प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, A0। अब कुछ समय हुआ तो अभिक्रिया हुई है। अब अभिक्रिया हुई है तो इसका कुछ ना कुछ भाग टूट के कहाँ गया होगा, उत्पाद में गया होगा। तो मैंने ये मान लिया कि इसमें से X चला गया, कितना चला गया, X चला गया, ठीक है। तो देखो भाई जो 80 होगा वो ये होगा क्या कि A0 था पहले और उसमें से कितना चला गया, X चला गया। तो अब कितना बचेगा, A0 माइनस X। अब देखो कि इसमें से x जा रहा है तो इसका कितना बनेगा, x ही बनेगा। तो मैं bt बराबर क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास bt कितना बना, x बना। फिर से सुनो, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो मैं x घटा रहा हूँ ये इसके रेस्पेक्ट में घटा रहा हूँ, ध्यान रखना, अच्छे से समझना, देखना। इसका एक जब टूट रहा है तो इसका एक बन रहा है, ध्यान रखना अच्छे से। इसका एक टूट रहा है तो इसका एक बन रहा है। तो जब इसमें से x जाएगा तो इसका कितना बनेगा, x बनेगा। आगे जब अपन दूसरा एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके भाई, अब देखो, अब हमें क्या लिखना है, वेग लिखना है, जिसको आप क्या कहते हो, रेट कहते हो, ठीक है। वेग लिखना है। वेग क्या कहते हैं, अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इस अभिकारक के लिए वेग लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अभिकारक एक के लिए वेग, ठीक है। क्या आएगा, अभी मैंने लिखा था ना वेग, क्या लिखा था, dx बटे dt। प्लस माइनस क्यों लगाए थे वो अभी प्रूफ करूंगा मैं, ठीक है। तो इस अभिकारक क्या है अपने पास, A। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, तो ये तो आ गया परिवर्तन। अब जो सांद्रता है वो सांद्रता को ध्यान रखना इस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वर्ग कोष्ठक है इसका मतलब क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना सांद्रता होगा। इस वर्ग कोष्ठक का मतलब क्या होगा, सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने लिख दिया कि अभिकारक एक के लिए वेग, तो क्या लिखा,
अभिकारक 1 की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखो भाई, अभिकारक 1 की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक 1 की सांद्रता क्या होगी? अंतिम समय की सांद्रता माइनस प्रारंभिक समय की सांद्रता। अब मुझे एक बार पहले ये बताओ कि आपके पास एक तो A0 है और एक AT है, दोनों में से बड़ा कौन है? बताओ बताओ। बिल्कुल सही जवाब, बड़ा कौन है? A0। क्यों? क्योंकि जो AT था वो क्या हो रहा है? AT पे A0 में से कुछ ना कुछ टूट के जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जो A0 है वो बड़ा है किससे? AT से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अभिकारक 1 की सांद्रता में परिवर्तन, और सांद्रता में परिवर्तन कोई भी परिवर्तन निकालते हो आप कैसे निकालते हो? अंतिम परिवर्तन माइनस प्रारंभिक परिवर्तन, या फिर अंतिम अवस्था में जो भी है माइनस प्रारंभिक अवस्था में जो भी है। अब अपने पास अंतिम अवस्था क्या है? t बराबर t सेकंड पे, तो इस समय अभिकारक की सांद्रता कितनी है? 80। सही है क्या भाई? अंतिम समय पे जो सांद्रता है वो कितनी है? 80, और प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? A0। तो अंतिम समय की सांद्रता माइनस प्रारंभिक समय की सांद्रता बट्टे, अब समय में परिवर्तन, समय क्या है? अंतिम समय क्या है? t, बट t बराबर t सेकंड। अब t सेकंड कुछ भी हो सकता है, तो हमने कहा कि अंतिम समय क्या है? t, और माइनस प्रारंभिक समय क्या है? जब t बराबर क्या हो? 0 हो, तो मैंने लिख दिया माइनस का 0। ठीक है भाई, आगे चलो। AT का मान आपके पास दिया हुआ है, AT का मान क्या है? A0 माइनस एक्स, मान रख दो A0 माइनस एक्स, और माइनस का क्या आ गया? A0 आ गया, बट्टे t में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? t बचेगा। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो ये A0 प्लस का है और ये A0 किसका है? माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो अपने पास क्या आया? माइनस का x बाई टी, यही आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो आपके पास जो वेग था, क्या यही वेग था क्या? अरे जो वेग था वो यही था, और वेग क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। क्या कभी वेग नेगेटिव हो सकता है क्या? अरे देखो, आप बाइक चला रहे हो, बाइक आगे चला रहे हो, ठीक है, तो आप 40 की स्पीड चला रहे हो, 50 की स्पीड चला रहे हो, तो जो वेग है वो धनात्मक है। अब आप बाइक को पीछे चला लो तो ऐसा थोड़ी है कि वेग माइनस में चला जाएगा, वेग तो क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना, वेग हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। ये जो पॉइंट है आप इसको स्टार लगा के लिख लेना कि वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और हमारे पास वेग क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो क्योंकि वेग कभी ऋणात्मक होता नहीं है और हमारे पास जो वेग आ रहा है वो क्या हो गया? क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो हम क्या करते हैं? इस वेग को धनात्मक बनाने के लिए, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ पे जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो वेग कैसा आ गया? ऋणात्मक आ गया। तो वेग को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस पूरी समीकरण को क्या कर देते हैं? माइनस से गुणा कर देते हैं। वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः वेग को मैं लिख रहा हूँ धनात्मक बनाने के लिए हम दी गई पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है भाई, तो देखो हमने क्या किया, क्योंकि वेग कभी ऋणात्मक होता नहीं है और हमारे पास वेग ऋणात्मक आ गया, तो हम इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे। तो देखो, इसको माइनस से गुणा किया तो आपके पास आया माइनस का dA बटे dt। ठीक है, बराबर, यहाँ भी माइनस लगाऊंगा, ये माइनस आपने लिख दिया AT माइनस का A0 बटे t माइनस 0। तो यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस A0 माइनस का x और माइनस का A0 बटे
टी माइनस 0। तो कुल मिला के ये माइनस और ये माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा प्लस, और वेग क्या आ जाएगा x बाई टी। तो ध्यान रखना जब मैंने अभिकारक 1 के लिए वेग लिखा तो वेग मेरे पास क्या आया x बाई टी। ध्यान रखना ये अपने पास अभिकारक 1 का क्या हो गया वेग हो गया। अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं उधर वाला रफ करके एक बार आपको b के लिए लिख देता हूँ। आ जाओ भाई इधर आ जाओ। अब b अपना क्या है उत्पाद, तो मैं लिख रहा हूँ उत्पाद b के लिए वेग। क्या लिखोगे? आपको अच्छे से पता है, मुझे पता है आपको आता है सब कुछ, तो आप क्या लिखोगे वेग? क्या लिखोगे वेग? क्या होता है सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं d से। किसके लिए बात कर रहे हैं b की। और सांद्रता की बात करें तो सांद्रता को किससे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के से dB बटे dt। ठीक है बराबर। अब बताओ कि b की अंतिम सांद्रता क्या है, तो b की अंतिम सांद्रता सर bt है, तो मैंने लिख दिया अंतिम सांद्रता bt माइनस प्रारंभिक सांद्रता क्या है सर, प्रारंभिक सांद्रता तो क्या है 0 है, मैंने लिख दिया 0 बटे वही अंतिम समय क्या है t, प्रारंभिक समय क्या है 0। ठीक है भाई, bt का मान आपको अच्छे से पता है, bt का मान क्या है x। ठीक है माइनस का 0 बटे t माइनस 0, तो घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा x बाई टी। ध्यान से देखो आप इसको, क्या वेग नेगेटिव ऋणात्मक आया? क्या नहीं आया। तो उत्पाद के लिए जब हमने वेग लिखा तो वेग कैसा आ गया धनात्मक। तो अब हमें यहाँ पे क्या जरूरत नहीं पड़ी ऋणावेश माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर माइनस से गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उत्पाद के लिए क्या आ रहा है वेग धनात्मक, और अभिकारक के लिए जब हमने वेग लिखा तो क्या आया ऋणात्मक। अब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा कि जब हमने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल लिख के बताया था कि वो वहाँ पे हम माइनस क्यों यूज़ करते हैं और प्लस क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं आया तो एक बार आप पीछे से रिपीट करके इसको दोबारा से देख लेना, नहीं फिर आगे मैं एक एग्जाम्पल और करवाऊँगा, वो आप देख समझ लेना उससे। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो आप, ये मैंने अभिकारक 1 के लिए वेग लिखा है और दूसरा अभिकारक उत्पाद b के लिए वेग लिखा है। ठीक है, और जब आपने कुछ थोड़ा बहुत भी गौर अगर किया है तो देखो दोनों वेग क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। तो अब मुझे क्या लिखना है अभिक्रिया का वेग लिखना, पूरी अभिक्रिया का वेग लिखना है मुझे। देखो भाई 1 नंबर पे तो मैंने लिखा अभिकारक के लिए वेग, 2 नंबर पे लिखा उत्पाद के लिए वेग, और 3 नंबर पे क्या लिख रहा हूँ अभिक्रिया का वेग, जिसको आप कहते हो रेट ऑफ रिएक्शन। मैं रिएक्शन को शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभिक्रिया का वेग को शॉर्ट में क्या लिखते हो ROR, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। अब पूरी अभिक्रिया के लिए वेग लिखना है। इतनी देर पहले हमने क्या किया कि पहले से अभिकारक के लिए वेग लिखा, फिर उत्पाद के लिए वेग लिखा, अब क्या कर रहे हैं पूरी अभिक्रिया के वेग लिख रहे हैं। तो देखो क्या लिख रहे हैं, और हमने एक चीज़ और देखी है कि चाहे अभिकारक 1 के लिए वेग लिखो चाहे उत्पाद b के लिए वेग लिखो, वेग हमेशा क्या रहता है समान रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ROR रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, जब हमने अभिकारक के लिए लिखा तो माइनस का dA बटे dt, और जब उत्पाद के लिए लिखा तो आया हमारे पास प्लस का dB बटे dt, और इन सब का मान कितना आया x बाई टी। तो सीधी सीधी बात यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि आप चाहे अभिकारक के लिए वेग लिखो चाहे उत्पाद के लिए वेग लिखो या फिर पूरी अभिक्रिया का वेग लिखो, वेग हमेशा क्या रहता है समान रहता है। ठीक है, वेग हमेशा क्या रहता है समान रहता है, चाहे आप अभिकारक के लिए लिखो चाहे उत्पाद के लिए लिखो चाहे अभिक्रिया के लिए लिखो। तो आपको ये कह देगा, जो कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ROR ये दे देगा इतना है, ठीक है, और सांद्रता में परिवर्तन इतना है, तो बताओ समय कितना लगेगा इसमें। तो आपको ये दिया गया है सांद्रता में परिवर्तन, जो भी सांद्रता का मान है उसका मान दिया हुआ है, x का मान दिएगा और क्या पूछेगा t पूछेगा। तो दोनों को बराबर कर लेना, ROR बराबर x बाई
टी। एक्स यहाँ पे क्या है अपना उत्पाद या फिर अभिकारक की सांद्रता है और ये मान दिया हुआ आएगा। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है टी दे दे, एक्स दे दे और क्या पूछ ले अभिक्रिया का वेग। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं एक दो ऐसे, ठीक है, समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। तो एक बार आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स आप इसके बनाते रहना, फिर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल करवाता हूँ, ठीक है, ले लो। ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं अपन। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है भाई, अगर आ भी रही है तो उसका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। कोशिश करो दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ने की।